जी स्टूडेंट्स, अब हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था, अभी हम जो कर रहे थे उसी हवाले से मैं अभी आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ये भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ने कोट किया हुआ है हमारे साथ। एक्स इक्वल टू 1 + y + y² +y³ अप टू सो ऑन। और क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। आप स्टूडेंट्स के पास ऑब्वियसली रजिस्टर और पेन मौजूद होंगे। आप जरा मुझे बताएंगे, कोई भी स्टूडेंट मुझे अनम्यूट करके बता दे कि y की क्या वैल्यू होगी। आपके साथ साथ मैं भी सोल्व करता हूँ, आप भी सोल्व कर रहे हैं। अब राइट साइड पे आप देखना ये है कि राइट साइड पे जो हमारे पास ये सीरीज है ना, ये हमारे पास है एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। जब ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसका हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं, और सम कैलकुलेट करने के लिए a1/1 - r लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास r जो है ये y के इक्वल। अब यहाँ से आपने y की वैल्यू निकालनी है तो x - xy = 1 होगा, और अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x इक्वल होगा, बल्कि जो y के अलावा वाली टर्म्स हैं जिनमें y मौजूद नहीं है उनको आप एक तरफ रखेंगे, और जिन टर्म में y मौजूद है उनको आप दूसरी तरफ रख लेंगे। तो ये इस तरह से बन जाएगा कि x - 1 = तो y की वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगी x - 1 / x। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसी क्वेश्चन को मैंने 2 टाइम्स रिपीट कर दिया है, दो डिफरेंट क्वेश्चन के साथ, दोनों ओरिजिनल क्वेश्चन थे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमारे पास जब y इक्वल होता है किसी एक सीरीज के, तो हम उसको सीरीज नहीं मानते, बल्कि हम उसको सम का फॉर्मूला अप्लाई करके एक एक्सप्रेशन के इक्वल ये रख तो देते हैं। नहीं है। स्टूडेंट, दैट वाज इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अगर हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की तरफ चलें तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे पास किसको कहते हैं, मैं इसके लिए पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ। अ प्रोग्रेशन अ प्रोग्रेशन अ प्रोग्रेशन हुज रेसिप्रोकल, ऐसा प्रोग्रेशन जिसका रेसिप्रोकल हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, हुज रेसिप्रोकल इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोग्रेशन है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। ये हमारे पास एक प्रोग्रेशन है। अगर आप इन टर्म्स का रेसिप्रोकल लें तो 2, 4, 6, 8, 10, तो ये हमारे पास एपी में लिखा जा सकता है। अगर ये एपी में लिखा जा सकता है तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला प्रोग्रेशन है फिर उसको हम एचपी में लिख सकते हैं, इसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला से किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, हाँ, ये नहीं। मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन इज के 10th टर्म ऑफ 10th टर्म ऑफ द, अगर मैं आपके सामने एक प्रोग्रेशन रख लूँ ऑफ 1/2, 1/5, 1/8, अगर आप इसकी 10th टर्म निकालनी है तो 10th टर्म निकालने के लिए आपको पता है कि इसके जो डिनोमिनेटर में हमारे पास डिफरेंसेस हैं वो सेम चल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप a1 को 2 मान लें और a2 को 5 मान लें तो आपको पता है कि जो डिफरेंस है वो हमारे पास 3 के इक्वल है। मैंने रेसिप्रोकल इस वजह से ले लिया क्योंकि मैं इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना के सोल्व करने लगा। अब मैंने इसकी 10th टर्म निकालनी है तो 10th टर्म होती है a1 + 9 × d। अब a1 अगर मैं 2 मान लूँ और डिफरेंस मैंने लिख लिया 3 मान लेते हैं, तो ये बनेगा 2 + 9 = 27, तो ये हमारे पास 29 के इक्वल होगा। लेकिन ये 29 इज नॉट द आंसर। आंसर विल बी 1/29, क्योंकि मैंने जो मेरी टर्म थी वो डिनोमिनेटर में पड़ी हुई। तो याद रखिएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन है वो हम हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहले टर्म का रेसिप्रोकल लेते हैं और फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है जो यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ था, वो जरा आप नोट कर लें कि जैसे मैं लिखता हूँ कि रेसिप्रोकल ऑफ एक मैं सीरीज लिख रहा हूँ आपके सामने 100, 90, 80 एंड सो ऑन इज इन। अब आपने बताना है कि इसमें होगा, ऑप्शन आपके पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या नन ऑफ दीज। कोई बच्चा बता सकता है आप में से इसका क्या आंसर होना चाहिए? अगर आप इन टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो किस प्रोग्रेशन में जाएगा? जी, हार्मोनिक आमिर। प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जी, बस आपने अच्छा किया आंसर दे दिया, अब आपको ये बात कभी नहीं भूलेगी। असल में ना, आप जब इस सीक्वेंस की टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे ना तो बिल्कुल इसका डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है, डिफरेंस 10 के इक्वल है। जब डिफरेंस 10 के इक्वल है तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट होना चाहिए। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। लेकिन आप देखें कि इसकी एक टर्म जीरो भी तो आएगी ना। इसकी एक टर्म जीरो भी आ जाएगी कॉन्टिन्यूटी में, अगर इसी कॉन्टिन्यूटी में चले तो एक टर्म जीरो भी आएगी।
याद रखें जिस भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जीरो आ जाता है उसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं बन सकता, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल जो होता है वो अनडिफाइन हो जाता है। तो अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई टर्म जीरो आ रही है तो कीप इन माइंड कि उसका रेसिप्रोकल हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सिर्फ वही वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है जिनमें जीरो नहीं आता, जिनकी कोई भी टर्म जीरो नहीं होती। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अगला टॉपिक है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक ये मीन के रिपीट लिए करते हमारे, हैं। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखता हूँ, जैसे कि दो मैं प्रोग्रेशन लिख लेता हूँ, स्पेस डाल देते हैं यहाँ पे। एक मैं प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ -4 -2 0 2 4 6। ये जिन स्टूडेंट ने कहा था ना रिपीट कर दें वो प्लीज अनम्यूट रखिएगा अपने आप को, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है। और एक मैं प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ -3 -1 1 3 5 एंड ऑनवर्ड। आप मुझे प्लीज ये बताएं कि क्या ये जो दोनों मैंने प्रोग्रेशन लिखे हैं ये कौन से प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक? पहले आप ये बता दें। अरिथमेटिक के लिए आप क्या चेक करते हैं? आप डिफरेंस चेक करते हैं। ज्योमेट्रिक के लिए रेशो चेक करते हैं। हार्मोनिक के लिए रेसिप्रोकल का डिफरेंस चेक करते हैं कि रेसिप्रोकल का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो बड़ा क्लियर है कि जो मेरे पास दोनों सीरीज हैं, पहली वाली सीरीज में जो डिफरेंस है वो हमारे पास 2 के इक्वल है और दूसरी वाली सीरीज में भी डिफरेंस हमारे पास 2 के इक्वल है। अब जब डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट चल रहा है तो पहली वाली सीरीज भी, पहले वाला प्रोग्रेशन भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, दूसरी वाला प्रोग्रेशन भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल होता है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में वो तब कन्वर्ट किया जा सकता है कि जब हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म जीरो ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करके मजीद, अब ये देखें अगर मैं पहली पहले प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल लूं तो ये बनेगा 1/-4 1/-2 1/0 1/2 1/4 1/6। अगर आप इसी क्वांटिटी में देखें तो आपको एक टर्म नजर आ रही है और वो है 1/0। 1/0 हमारे पास होता है इन्फिनिटी के इक्वल। और जब भी किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कोई टर्म जीरो हो जाती है तो उसका रेसिप्रोकल, तो उसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल इज नॉट एचपी, तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो एचपी नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि उसके रेसिप्रोकल लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें एक टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी जीरो का रेसिप्रोकल लेने से। अलबत्ता जो हमारे पास दूसरी जो अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं आएगी जिसका जो कि इन्फिनिटी बन जाए, जिसका रेसिप्रोकल हमारे पास इन्फिनिटी बन जाए। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो ये वाली हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, लेकिन जो पहली वाली प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल था वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। होपफुली के क्लियर देखिए हो गया होगा। क्वेश्चन है, जी प्लीज। जीरो और इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए वैल्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो जी फिर वो इन्फिनिटी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को नहीं जा सकता। जी जी बिल्कुल इन्फिनिटी नहीं होती, इन्फिनिटी इज नॉट अ टर्म। तो खैर जीरो नहीं होना चाहिए, आप ये कह सकते हैं। ओके। थैंक यू। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन मैं लिख लेता हूँ कि हार्मोनिक मीन ऑफ A and B is 2AB divided by A plus B। 2AB over A plus B होता है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको पूछूं कि हार्मोनिक मीन ऑफ, आप दो टर्म्स का अगर मुझे हार्मोनिक मीन निकाल दें और मेरे पास जो दो टर्म्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि 1/2 एंड 2/3 है। अगर आप इनका हार्मोनिक मीन लेना है तो हार्मोनिक मीन के लिए 2A और B हमारे पास वो दोनों टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं A प्लस बी। अब जस्ट आप सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर हमारे पास आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2/3, क्योंकि 2 को 2 से कैंसिल करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा, एलसीएम आएगा 6 और 3 प्लस 4 7। कैलकुलेशन में स्टूडेंट मिस्टेक हो सकती है, मैं उसके लिए आपसे एक्सक्यूज कर लेता हूँ, अगर कोई हो गई हो तो बस आपने कॉन्सेप्ट देख लेना है। तो 3 2 to the 4 डिवाइडेड बाई 7, तो 4/7 बल्कि ठीक है यहाँ से। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास हार्मोनिक मीन होगा बिटवीन टू टर्म्स।
नस में एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, 2019 या 20 में, मुझे याद है कि मुझे बच्चों ने बताया था। तो उसके लिए आप नोट कर लें, ये हमारी बुक में मेंशन नहीं है। हार्मोनिक मीन ऑफ ABC, अगर आपने दो से ज्यादा टर्म्स का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो दो से ज्यादा टर्म्स का भी हार्मोनिक मीन फाइंड किया जा सकता है। उसका फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय 1/A1, 1/A2, 1/A3। यानी अगर आपने तीन टर्म्स का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो खैर मैं इसको 1/A4, 1/A5 एंड अप टू सो ऑन तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। यानी दो टर्म्स का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो दैट इज सिंपली n डिवाइडेड बाय 1/A1 प्लस वन एग्जैक्टली। ओवर सॉरी, ये प्लस के साथ में लिखना है, ये मैं इसके दरमियान में प्लस लगा लेता हूँ। कि अगर आपने दो से ज्यादा टर्म्स का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो आपने न्यूमरेटर में लिखना है नंबर ऑफ टर्म्स जिनका आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, और डिनोमिनेटर में आपने तमाम टर्म्स का रेसिप्रोकल ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हार्मोनिक मीन ऑफ तीन टर्म्स अगर मैं लिख दूँ कि 1/2, 1/4 और 1/6, अगर आपने सॉरी, ये मैं 1/2 लिख रहा हूँ, 2, 4 एंड 6, अगर आपने तीन टर्म्स का हार्मोनिक मीन निकालना है तो अगर आपने तीन टर्म्स का हार्मोनिक मीन निकालना है तो जस्ट आपने देखना है कि ऊपर एन की जगह हमारे पास 3 आएगा और डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 आ जाएगा। अगर आप दो से ज्यादा टर्म्स का हार्मोनिक मीन निकालना चाह रहे हैं तो जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लें और आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला प्रोबेबली बुक में नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपने इसको अलग से नोट कर लेना है कि हार्मोनिक मीन जो है वो दो से ज्यादा टर्म्स का भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, n डिवाइडेड बाय 1/, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल टर्म्स, यानी जितनी टर्म्स हैं ऊपर ही उतना ही ऊपर हमारे पास n आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन है, एक रिलेशन रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड सर प्लीज थोड़ा हार्मोनिक। ऊपर से दिखा देंगे। जी प्लीज देख लें, यहाँ तक ठीक ये है। जहाँ से लेक्चर शुरू हुआ है सर, जहाँ से लेक्चर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ, आपने लेट क्लास ज्वाइन किया है तो लेक्चर जो है ना वो पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो मैम शेयर करती हैं ग्रुप में, वो आपसे मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे इसके स्क्रीनशॉट के फॉर्म में। तो अभी क्योंकि लेक्चर कंप्लीट होने वाला है तो फिर एंड में अगर आप मुझे दोबारा याद करवाएंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। नहीं सर, बस अभी मैंने वो पहले मैंने किया था लेकिन रीज्वाइन नहीं हो रहा था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, रीज्वाइन आपने कहाँ से, जो अभी रीज्वाइन से आपने देखना है, मेरा जी ख्याल जी है सर। कि यहाँ से आप नीचे नीचे सर, नीचे। मुझे बता दीजिएगा, और नीचे करो, जी या सर। ठीक है। नीचे कर लीजिए, नीचे। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज हार्म ये लास्ट टॉपिक मैंने बताया, इन्फिनिट हार्मोनिक। ज्योमेट्रिक, ठीक है सर, ठीक ठीक है। है। यहीं से। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, और फिर मैंने बताया है आपको रिलेशन, ये अभी हम शुरू करने लगे। अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के दरमियान मैंने बताया कि रिलेशन भी होता है, एंड द रिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि ये एक रिलेशन है, अगर दो टर्म्स हमारे पास गिवन हो तो आप उनका ये रिलेशन बना सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन का। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी टू टर्म्स। तो ये एज इट इज क्वेश्चन आता है। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि अगर मैं कहता हूँ कि इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी आर 5 एंड 5 एंड अब यहाँ पे लिख लेते हैं 20 रिस्पेक्टिवली, तो वो कहते हैं कि 5 एंड 20 हमारे पास अरिथमेटिक और अरिथमेटिक एंड हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन between two terms is 5 and 20. तो find their geometric mean, तो वो कहते हैं कि आप इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लें। तो आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन के, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास 100 के इक्वल होगा, और अगर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर 100 के इक्वल है तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 10 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से भी स्टूडेंट्स आप जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आप नोट कर लें कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा ग्रेटर होता है हार्मोनिक मीन के। ये रिलेशन ऑपोजिट भी हो सकता है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से लेस और हार्मोनिक मीन से लेस होता है,
रिलेशन इक्वल भी हो सकता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक हार्मोनिक मीन आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। ये तीनों डिफरेंट कंडीशंस के लिए होते हैं। अरिथमेटिक मीन हमेशा से ज्योमेट्रिक से बड़ा और ज्योमेट्रिक हार्मोनिक से बड़ा होगा इफ टर्म्स आर पॉजिटिव, इफ टर्म्स आर पॉजिटिव। फिर अरिथमेटिक छोटा हो जाएगा ज्योमेट्रिक से और ज्योमेट्रिक छोटा हो जाएगा हार्मोनिक से। ये तब होगा कि इफ टर्म्स आर नेगेटिव। और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन इक्वल तब होंगे इफ टर्म्स आर इक्वल। अगर टर्म्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन तीनों आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मैं अगर आपको लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं, अगर मेरे पास एक प्रोग्रेशन है 2 2 2, ये चलता जा रहा है, मैं आपसे कहता हूँ कि इसका अरिथमेटिक मीन निकालें, दो टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकालें, तो आप कहेंगे 2 + 2 / 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 के इक्वल। फिर मैं कहता हूँ कि इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालें, तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है 2 × 2 का स्क्वायर रूट, तो ये भी हमारे पास 2 के इक्वल होगा। फिर मैं कहता हूँ इसका हार्मोनिक मीन निकालें, तो हार्मोनिक मीन होता है 2ab/a+b, तो 2 to the 4 4 to the 8 /2 + 2 4, तो ये भी हमारे पास 2 के इक्वल होगा। तो बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया कि अगर टर्म्स इक्वल हैं, अगर टर्म्स इक्वल हैं तो अरिथमेटिक मैट्रिक और हार्मोनिक मीन आपस में इक्वल होता है। अगर टर्म्स हमारे पास नेगेटिव हैं तो अरिथमेटिक मीन छोटा होगा ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक छोटा होगा हार्मोनिक से। और अगर टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव हैं तो अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन। ये एक रिलेशन है जिस एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स के बाद अब हमारे पास एक आता है टॉपिक, जिसको हम कहते हैं वुल्गर फ्रैक्शन। अब वुल्गर फ्रैक्शन, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उनको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मेरे पास एक रिकरिंग डेसिमल है 0.9 के ऊपर बार, मैं आपसे कहता हूँ कि ये किस फ्रैक्शन के इक्वल होगा। 0.9 के ऊपर बार की बजाय मैं क्वेश्चन आपसे चेंज कर लेता हूँ, 0.3 पे बार आ रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये किस फ्रैक्शन के इक्वल होगा। या मैं आपको इसी का एक और क्वेश्चन देता हूँ, 0.32 पे बार लिख लेता हूँ, फिर मैं लिख लेता हूँ 0.12 पे बार लगा लेता हूँ, फिर मैं लिख लेता हूँ कि 1.324 पे बार लगा लेता हूँ। अब मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर बता सकता हूँ कि ये हमारे पास जो वुल्गर फ्रैक्शंस हैं ये किस फ्रैक्शन के इक्वल है। अच्छा, अब अगर मैं इसका ट्रिक बताऊं तो आप लोगों ने ध्यान से समझना है, मैं रिलेट करूंगा। चलिए, मैंने आपके सामने एक साथ ही 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब पहले क्वेश्चन में देखेंगे 0.3 के ऊपर बार है, अगर आपने इसका फ्रैक्शन देखना ना तो इसका फ्रैक्शन हमारे पास होता है 3, यानी ये जो नंबर रिपीट हो रहा है इसको आपने लिखना है और डिवाइडेड बाय आपने 9 लिख लेना है। ये डिवाइडेड बाय 9 जो है ये हमेशा आप लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे। अगर आपने वुल्गर फ्रैक्शंस देखने हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा 9 आता है। अलबत्ता इसको आप अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1/3 के इक्वल आएगा। इसका मतलब है अगर आप 1/3 को कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं तो आपका आंसर 0.3333, यानी कि 3 जो है इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर 0.32 यानी कि पेयर की फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं 32 32 32, तो इसको लिखेंगे आप 32 एज इट इज लिखेंगे, यानी जो आपने ऊपर किया था वही काम यहाँ पर भी करेंगे। और डिनोमिनेटर में अब आप 2 दफा 9 लिखेंगे, 2 दफा 9 को लिखेंगे क्योंकि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना वो पेयर की फॉर्म में है, तो अगर 2 पेयर की फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं तो आपको 9 को भी 2 दफा रिपीट करना है। एनीवेज ये मुझे लगता है कि सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है 32 / 99 ही हमारा आंसर है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह का फ्रैक्शन हो कि उसमें एक नंबर रिपीट हो रहा हो और दूसरा नंबर रिपीट ना हो रहा हो, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, आप 12 ही लिखेंगे, पूरा ही नंबर लिखेंगे, लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे वो वाला नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, ये जो मैं 1 को यहाँ से पिक करता हूँ और मैं एरो लगाता हूँ इसका यहाँ तक, तो इसका मतलब है वो नंबर आपने माइनस कर देना है जो रिपीट नहीं हो रहा। अलबत्ता नंबर फिर भी आपने पूरा ही लिखना है, 12 को आधा कंप्लीट आपने लिखना है। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे आप एक लिखेंगे 9। ये 9 आपने क्यों लिखा, ये 9 उस वजह से है क्योंकि 2 रिपीट हो रहा था। और फिर आपने आगे लिखना है 0। अब ये 0 क्यों लिखा, क्योंकि 1 रिपीट नहीं हो रहा था। अब ये क्या समझ आ रही, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है बात, मैं इसको बड़ा क्लियर कर देता हूँ। यानी कि आपने 12 को एज इट इज लिखना है, माइनस करना है उसमें से जो भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, नीचे आपने लगाने हैं कुछ 9s और कुछ जीरोस। कितने 9 लगाने हैं, उतने 9 लगाने हैं जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, और उतने 0 लगाने हैं जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे। जैसे कि अब अगर आपने 1, तो मैं पहले इसको 0 बना के ना फिर आपको मैं बताता हूँ। अब जैसे कि मैंने इस नंबर को लिखना है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 324 मैंने पूरा लिखना है।
अब जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा था दैट वाज 3, तो 3 मैंने माइनस कर देना है। अब डिनोमिनेटर में दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, उनकी जगह 9 एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, उसकी जगह 0 आ जाएगा। फिर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 321 डिवाइडेड बाय 990 इज द फ्रैक्शन, जिसको आप कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो आंसर 0.3242424 एंड इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स चलता जाएगा। और इसी के साथ अगर मैं इसका एक और पार्ट आपको करवा दूं तो 1.324, अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैंने रिपीट जो है ना वो सिर्फ 4 को कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अच्छा जो पॉइंट से पहले नंबर लिखा हुआ था ना, पॉइंट से पहले अगर आप देखें तो ऊपर जितने भी लिखे हुए थे उनमें कोई भी नंबर रिपीट, सारे के सारे नंबर 0 थे। लेकिन अगर नंबर 1 हो गए तो फिर ऑब्वियसली फिर आपको लेफ्ट साइड पहले 1 लिखना है, फिर आपने ऐड करना है, क्योंकि आपको पता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.324, आप इसको 1 को अलहदा भी करके लिख सकते हैं। तो जो 1 को अलहदा करके लिखा ये ऐसे ही चलेगा। अब इसको देखें 324 मैंने आपको कहा था पूरा लिखना है, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा था उसको आपने माइनस कर देना है। नीचे एक नंबर रिपीट हो रहा है और दो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो इस तरह से अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगा गिवन रिकरिंग डेसिमल्स का। तो इस तरह से हम रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट ट्रिक। ये हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक था। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है ये हमारे पास है सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन इज द लास्ट टॉपिक फॉर द गिवन फॉर दिस चैप्टर। सिग्मा नोटेशन के लिए याद रखें सिग्मा नोटेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिग्मा नोटेशन का मतलब होता है, जी प्लीज। सर ये जो फोर्थ पॉइंट है जिसमें 324 - 3 है, जी इसमें 324 - 32 नहीं होगा? नहीं नहीं, ये जो रिपीट हो रहा है, जो माइनस वो नंबर करते हैं जो रिपीट नहीं हो रहा। तो ये जो हमारे पास 24 है ना, ये दोनों रिपीट हो रहे थे, जो 3 था वो रिपीट नहीं हो रहा था, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा जस्ट आपने उसको माइनस करना ओके है। अब सर। यहाँ पर देखें 32 रिपीट नहीं हो रहा था ना, तो मैंने 32 को माइनस किया। क्लियर? अच्छा, इसके बाद है सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन का मतलब होता है सम ऑफ डिस्क्रीट सम, इसको कहते हैं डिस्क्रीट का सम कहते हैं, या सम ऑफ सेपरेट या सेपरेट टर्म्स। सिग्मा नोटेशन जो है वो सम ऑफ सेपरेट टर्म्स के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर बच्चों को सिग्मा नोटेशन का नहीं अंदाजा होता, तो मैं इसके लिए क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि n = 1 से लेकर 10 तक है और यहाँ पर हमारे पास n है। सिग्मा क्या करेगा, सिग्मा यूज इसको वेरिएशन देगा, n = 1 से लेकर 10 तक इसको वेरिएशन देगा। स्टार्ट करेगा इनिशियल वैल्यू से 1 से, n की जगह 1 पुट करेंगे, फिर n की जगह 2 पुट करेंगे, फिर n की जगह 3 पुट करेंगे, n की जगह 4 पुट करेंगे और फिर आप n की जगह 10 पुट करेंगे। किसी इसको अगर मैं n = 1 से 10 तक यहाँ पर मैं n स्क्वायर लिख लूँ, तो अब ये बेसिकली आपने n को वेरिएशन देनी है, n को वेरिएशन देनी है 1 से, फिर n को वेरिएशन देनी है 2 से, फिर n को वेरिएशन देनी है 3 से, फिर n को वेरिएशन देनी है 4 से, और लास्ट में आपने n को वेरिएशन देनी है 10 से, डिपेंडिंग अपॉन के लास्ट टर्म क्या है। इस तरह से अगर मैं लिखूँ n = 1 से लेकर 10 तक और मैं यहाँ पे लिख लूँ n+1, तो इसका मतलब है कि पहले आपने n को 1 कहना है तो 1+1 हमारे पास 2 के इक्वल होगा, फिर n को आपने 2 कहना है तो 2+1 3 के इक्वल होगा, फिर n को 3 कहना है तो 3+1 4 के इक्वल होगा, और एंड में n को आपने जब 10 का तो 10+1 11 के इक्वल होगा। मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सिग्मा नोटेशन कैसे ऑपरेट करता है। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला ये है कि अगर आपने n = 1 से लेकर n तक फाइंड करना है, सॉरी n इक्वल टू, बल्कि तो मैं k से कहता हूँ, k = 1 से n तक सम फाइंड करना है सिर्फ k का, या अगर आपने k = 1 से n तक सम फाइंड करना है k स्क्वायर का। ये कुछ स्टूडेंट बताइएगा प्लीज, मेरी आवाज क्लियर है? स्क्रीन, जी सर, जी सर। ओके थैंक यू। यस। ओके, अच्छा मैं क्या बात कर रहा था सिग्मा की। सिग्मा इक्वल टू n इक्वल, सॉरी n की जगह मैंने k लिखना था, k = 1 से n तक, यहाँ पर मैंने लिखा k, फिर मैंने लिखा k = 1 से n तक, फिर यहाँ पे लिखता हूँ k स्क्वायर, फिर मैं लिखता हूँ k = 1 से n तक, फिर यहाँ पे लिखता हूँ k क्यूब। ये जो हमारे पास कुछ पेट फार्मूलाज हैं, ये जो पेट फार्मूलाज है ना, ये आपने याद करने हैं। ये आपने याद करने हैं कि अगर आपने k टर्म तक का सम फाइंड करना है, k स्क्वायर टर्म तक का सम फाइंड करना है, k क्यूब टर्म तक का सम फाइंड करना है,
ये फॉर्मूला आपने याद रखने हैं कि पहले वाला फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। इसको हम कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब आप यहाँ पर देखें कि ये नेचुरल नंबर ही बनता है। के को अगर आप वेरिएशन देना शुरू करें ना वन से ऑनवर्ड, तो ये पहला बनेगा वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, और लास्ट नंबर आपने एन पुट करना है तो लास्ट नंबर। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है। दूसरा जो फॉर्मूला ये होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। इसको कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तीसरा जो हमारे पास ये है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और ये हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर के। यानी इसको कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। यानी क्यूब का जो सम है वो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब जैसे मैं आपसे सर क्वेश्चन जी पूछ अगर सकता यहाँ हूँ, पर हमारे पास के जीरो आ जाता है तो फिर एन स्क्वायर बाई टू होगा। के अगर जीरो आ जाता है यानी फर्स्ट वैल्यू जीरो है, ये कहना चाह रही जी अगर जीरो है? होते तो फिर एन स्क्वायर बाई टू होगा। नहीं नहीं, अगर जीरो आ जाए तो फिर उसके लिए आप उसको मॉडिफाई करेंगे, फॉर्मूला चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी मैं बताता हूँ, आपने जो के इक्वल जीरो वाली वैल्यू पूछना है मैं जीरो के लिए भी बताता हूँ। अभी तो मैंने सारी वैल्यू स्टार्ट की है ना वन से, थोड़ा चेंज होगा तो उसके लिए भी मैं बता सकता हूँ अभी आपको। जैसे कि मैं आपको पूछता हूँ कि के इक्वल टू वन से लेकर आपने टेन तक ऐड करना है, और आपके पास जो क्वेश्चन है एक्सप्रेशन वो हमारे पास है के क्यूब। इसका मतलब होगा कि आपने के की वैल्यू वन से लेकर एन तक है, तो आपने के क्यूब तक का सम फाइंड करना है। तो इसको हम लिखेंगे वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब, और अप टू आपने लिखना है इसको टेन क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और हमें साथ में करना है इसका स्क्वायर। अब हमें n की जगह पता है कि अपर लिमिट है, तो ये हम लिखेंगे टेन इंटू इलेवन डिवाइडेड बाई टू, और हम साथ में इसके लिखेंगे स्क्वायर। तो ये बन जाएगा फाइव इंटू इलेवन, और साथ में इसका आएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर ऑब्वियसली मुझे निकालना पड़ेगा, तो मैं अपने मोबाइल से आपको 55 का स्क्वायर बता देता हूँ। खैर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 55 का स्क्वायर होता है 3025। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आया हुआ था। क्वेश्चन वाज वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर प्लस टू क्यूब प्लस टू क्यूब माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब माइनस थ्री स्क्वायर, और इसने चला के लिखा हुआ था टेन क्यूब माइनस टेन स्क्वायर। ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन था। कुछ बच्चे तो बिल्कुल स्टक हो गए थे क्योंकि उनको लगा कि शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था, विदाउट कैलकुलेटर ये सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन खैर जिन बच्चों को पता लग गया था तो उन्होंने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप देखें तो इसमें आधी टर्म्स पॉजिटिव हैं और आधी टर्म्स नेगेटिव हैं। अगर आप पॉजिटिव टर्म को लगा करेंगे तो वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब अप टू टेन क्यूब, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म है। अगर आप नेगेटिव टर्म में से नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये बनता है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, और अप टू ये हमारे पास बनेगा टेन स्क्वायर तक। तो ये क्यूब तक का सम है जो कि इक्वल होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर, और ये स्क्वायर तक का सम है जो टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स के होता है। एन की जगह टेन पुट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स टेन है, तो ये हमारे पास इसका साथ में आ जाएगा स्क्वायर। टेन पुट करेंगे तो टेन इंटू इलेवन, टेन टू द ट्वेंटी प्लस वन, ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई सिक्स, तो ये हमारे पास सेकंड। तो ये आपने पहले फाइंड कर लिया 3024, मेरा ख्याल है 3025 था। तो ये अभी आपने फाइंड कर लिया था। तो 3025 में से जस्ट आपने माइनस करना है। ये देखिए ना, थ्री टू द सिक्स होता है और थ्री सेवन द 21 होता है, और फिर अगर आप टू पे फाइव कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा फाइव मल्टीप्लाई बाई इलेवन मल्टीप्लाई बाई सेवन। अब मैं फिर कैलकुलेटर यूज करूंगा। अब आप कहेंगे सर आप तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं और हमें आप कहते हैं विदाउट कैलकुलेटर करें, तो बच्चों आप भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर के बगैर इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। मेरे पास टाइम कम है, मिस्टेक ना हो जाए तो इस वजह से। 3025 माइनस 385, तो ये बन जाएगा 2640। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो इसका यही आंसर बनता है। लेकिन मैंने जस्ट आपको ये एक्सप्लेन करना था, जो इसका फॉर्मूला है वो हमारे पास जो है वो क्यूब और स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको ना इसका एक तरीका और भी बताता हूँ। मैं आपके सामने शो करने लगा हूँ बुक। अगर ओपन हो जाए मेरे पास तो आपको, क्योंकि मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो फिर ऑब्वियसली फिर आपको बुक भी नज़र आ जाएगी। बुक स्टोर कहाँ पे पड़ी होगी? मेरे पास ठीक की बुक, हाँ ये आ गई।
मैंने आपको ना इसका एक ट्रिक बताना है, और वो ट्रिक ये है कि आप इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर, क्योंकि हमारे पास है 6, क्योंकि आपके पास भी सेम बुक है। जो ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये बुक परचेज कर लें लाजमी, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगी। देखें, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं मैं वो हाईलाइट करता हूँ। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये मैंने आपको बताया के का फॉर्मूला, सॉरी, ये मैंने आपको बताया, सॉरी तो बहुत बड़ा हो गया। ये मैंने आपको बताया के का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ये मैंने आपको बताया के स्क्वायर का फॉर्मूला, और फिर ये मैंने आपको बताया के क्यूब का फॉर्मूला। इसके अलावा जो एक्सरसाइज 6.11 है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन को आप एक ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक की मदद से कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वो कहता है कि ये जो सम है ना, ये किसके इक्वल है, अगर आप सारे बच्चों को नजर आ रहा है तो मुझे आप बताएं जो पहली टर्म है वो इसकी क्या होगी। 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, ये इसकी पहली टर्म है। दूसरी टर्म क्या होगी, 3 का स्क्वायर 9 5 जा 45। तीसरी टर्म इसकी क्या होगी, 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर आप 16 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे दैट इज 112। वो कहते हैं ये किसके इक्वल है। अच्छा, अब एफएससी में कैसे करते हैं हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, अक्सर बच्चों ने एक्सरसाइज छोड़ी होती है। मैं आपको नहीं कहूंगा कि इसको आप दोबारा करें, लेकिन हमारे लिए अब ब्लेसिंग ये है कि हमारे पास अब ऑप्शन मौजूद है, और हमने जो चूज करनी है कि इसके सम का एक्यूरेट फॉर्मूला क्या होगा। बेसिकली हमने इसके सम का फॉर्मूला फाइंड करना है, क्योंकि उसने क्या है कि आपने सम बताना है अप टू एन सम। सेम क्वेश्चन होगा, सम अप टू एन सम। हमारे पास इसके सम का वो वाला एक्यूरेट फॉर्मूला होगा कि जिसमें एन को 1 पुट करें तो आंसर 12 आए, एन को 2 पुट करें। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सम के फॉर्मूला में एन को 1 पुट करने से आंसर क्या आना चाहिए। कोई बच्चा मेरे साथ ताउन करे ताकि मैं उसके साथ क्वेश्चंस के साथ मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो बच्चा बताएगा कि सम का फॉर्मूला इसका कैसा होना चाहिए, इसमें S1 क्या होना चाहिए, S2 क्या होना चाहिए, और S3 क्या होना चाहिए। इस सीरीज के सम का एक फॉर्मूला होगा जो कि हमें सम प्रोवाइड करेगा फर्स्ट टर्म तक, सेकंड टर्म तक, थर्ड टर्म तक। उसमें अगर मैं एन की जगह पर 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास सम आना चाहिए फर्स्ट टर्म तक। तो फिर क्या आंसर आना चाहिए वन एन को 1 पुट करके। आईडी के और कोई बच्चा बताए प्लीज, जो बच्चा आप जानते हैं सिर्फ वो बताए। एन को 1 पुट करके मेरे पास सम किसके इक्वल आना चाहिए। एन को 1 पुट करके सम आना चाहिए 12 के इक्वल, क्योंकि फर्स्ट टर्म का जो सम है वो 12 के इक्वल है। एन को जब मैं 2 पुट करूंगा ना तो मेरे पास आंसर आना चाहिए फर्स्ट 2 टर्म्स तक का सम। तो 45 ये होते हैं 47 57। अगर एन को मैं 3 पुट करूंगा तो फिर मेरे पास आंसर आना चाहिए पहली 3 टर्म्स तक का सम, यानी 12 प्लस 45 प्लस 112। तो आंसर इज 169। तो हमारे पास वो वाला फॉर्मूला इसका ट्रू फॉर्मूला होगा, यानी ऑप्शन में मौजूद वो वाला फॉर्मूला हमारे पास वैलिड फॉर्मूला होगा जो सम की वैल्यूज को ये प्रोवाइड करे, 12 57 एंड 169। अब मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 6.11 क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 6.11 एंड क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में आपका जाहिर है कि टू आंसर मौजूद होगा। 6.11 एंड क्वेश्चन नंबर 8, 6.11 क्वेश्चन नंबर 8। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, अब मैं बताता हूँ, इसमें अगर आप एन की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 6, 3 प्लस 16 प्लस 30 प्लस 23। अगर मैं इसको ऐड कर दूं ना तो 3 प्लस 16 प्लस 30 प्लस 23, ये हमारे पास बनता है 72। अब आप 72 को अगर आप 6 पे डिवाइड करते हैं तो 72 डिवाइडेड बाई 6 हमारे पास इक्वल होता है 12 के। तो देखो एन की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 12 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि ये n इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट टर्म तक का जो सम है वो 12 के इक्वल दे रहा है। और अगर आप वापस चलें तो देखें कि क्या n को 1 पुट करने से हमारे पास 12 ही आंसर आ रहा था। तो बिल्कुल n को 1 पुट करने से हमारे पास 12 ही आंसर आ रहा था। तो इस तरह से ना आप अपनी ऑप्शन में सम के लिए सही फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग n इक्वल टू 1 इन दी ऑप्शन, और चेक करना है कि n इक्वल टू 1 पुट करने से हमारे पास फर्स्ट टर्म आए, n इक्वल टू 2 पुट करने से हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स तक का सम आए, n इक्वल टू 3 पुट करने से हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स तक का सम आए। अब मैं अगर इसको वेरीफाई करवाऊं अपने फॉर्मूलाज के ऊपर, अब ये वाला फॉर्मूला मैं कॉपी करता हूँ,
ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है आज का। काफी लंबा लेक्चर हो गया, मैं 1 घंटे से ऊपर वैसे नॉर्मली नहीं लेक्चर देता, लेकिन क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना था। अब ये देखो, मैंने आपको बताया कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n तक, इसका सम मैंने आपको बताया n × n + 1 / 2 के। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला उस वक्त ट्रू है कि जब n = 1 पुट करें तो आंसर आए 1 का, n = 2 पुट करें तो आंसर आए 3, n = 3 पुट करें तो आंसर आए 6, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म तक का सम है, ये सेकंड टर्म तक का सम है और ये थर्ड टर्म तक का सम है। तो मैं चेक करता हूँ क्या ये जो फॉर्मूला हमें लिखवाया है, बुक ने लिखवाया है, क्या ये फॉर्मूला क्या ट्रू मीनिंग दे रहा है इस फॉर्मूला की। अगर आप इसमें n की जगह 1 पुट करें तो 1 + 1 2/2, आंसर 1 के इक्वल आ गया। अगर आप n की जगह 2 पुट करें तो 2 + 1 3, 3 to the 6/2, 3 आंसर आ गया। अगर आप n की जगह 3 पुट करें, 3 + 1 4, 4 3 the 12/2, 6 आंसर आ गया। बिल्कुल ये वही आंसर आ रहे हैं 136 जो कि हमें रिक्वायर है। इसका मतलब है ये फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह से अगर कभी आपसे लेफ्ट साइड पर आप क्वेश्चन में अगर आपको कोई सीरीज दे दी जाए, लाइक ये हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, कोई आपको सीरीज देखने के बजाय बताया जाए कि इसका जो सम अप टू nth सम कौन सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट आपने शॉर्टकट इस्तेमाल करना है अपनी ऑप्शंस को यूज करके। ऑप्शन में आपने n की जगह 1 पुट करके चेक करना है कि सीरीज की फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, 2 पुट करके चेक करना है सीरीज की फर्स्ट 2 टर्म तक का सम आना चाहिए, एंड सो ऑन। आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 था जो कि आज हमने कंप्लीट किया है इन 2 लेक्चर्स। तो किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ग्रुप में मैम शेयर कर देंगी, आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। कोई क्यूरी रह जाए आपकी जो आप पूछना भूल गए हो, आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं कोशिश करता हूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल जैसे मुझे टाइम मिले आपको रिस्पॉन्ड करूँ। तो बच्चा अगर अनसेटिस्फाई नहीं होता तो मैं उसके साथ फर्दर कम्युनिकेट करता हूँ। आप मेरे साथ कम्युनिकेशन में रहिएगा। आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में एनईटी है, तो होपफुली, हाँ होपफुली नहीं, इंशाल्लाह हम तब तक जो है वो बुक 1 और बुक 2 कंप्लीट करने के प्लान में।